नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और उसका चिकित्सा इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, तो हम लोग ना मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पे बात करेंगे। मैं यहाँ पे कुछ लोगों को होस्ट बना देता हूँ। जो लोग ना फेसबुक पे देख रहे हैं वो ठीक है, जो लोगों को मालूम नहीं है कि हमारा टाइम चेंज हो चुका है वो लोग टाइम जरूर देख लीजिएगा, और जिसको पढ़ना है वो मेरे हिसाब से आएंगे, क्योंकि मुझे बस्ती का भी सेशन लेना पड़ता है। तो एक साथ दिन में 5-5 लेक्चर ओवरलोडेड हो रहा है, मुझे मुझे सब मैनेज करके चलना पड़ रहा है। तो आप मेरा मजबूरी समझ सकते होंगे। कॉलेज में भी इतना कोई प्रोफेसर 5-5 लेक्चर नहीं लेता है, लेकिन मुझे अभी लेना पड़ रहा है। जो भी है मैं इसको पार ले लूंगा। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो रहता है ये इनहेरिटेड डिसऑर्डर रहता है। कुछ ना कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर रहते हैं, उसकी वजह से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है। इसमें मसल्स में वीकनेस आता है, मसल टिश्यू का लॉस होता है, और ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, और पेशेंट को बहुत ज्यादा चलने फिरने उठने बैठने में बहुत ज्यादा तकलीफ करता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जिसको एमडी भी कहते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स का ग्रुप है। ये बचपन में भी हो सकता है या एडल्टहुड में भी हो सकता है। अलग अलग तरह के मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को डिस्कवर किया गया है पूरी दुनिया में। तो एलोपैथी के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने इसके बहुत सारे टाइप्स बताए हैं। एक है बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एक है ड्यूशेन या डकनेस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एक है फेसियो स्कैपुलो ह्यूमरल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एक है लिम गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, एक है मायोटोनिया कंजेनाइटा, एक है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, एक है एमेरी ड्यूफेस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। ये अलग अलग टाइप के मस्कुलर डिस्ट्रॉफी डॉक्टर्स लोगों ने डिस्कवर किया है और उस पे वो ट्रीटमेंट करते हैं। जो सिम्टम्स रहते हैं वो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कौन से मसल्स इन्वॉल्व हैं उस पर ये डिपेंड करता है। और इसका जो हेतु है ये ऐसा पता चला है, आप लोग के स्क्रीन पे देखिए कि द डिजीज इज कॉज्ड बाय म्यूटेशंस इन डीएमडी एनकोडिंग dystrophin that abolish the production of dystrophin in muscle. Muscles without dystrophin are more sensitive to damage, resulting in progressive loss of muscle tissue and function. In addition to cardiomyopathy, muscular dystrophy is a collective group of inherited non-inflammatory but progressive muscle disorders without a central और पेरिफेरल नर्व एबनॉर्मलिटी। मतलब इसमें मसल डिसऑर्डर होता है, सेंट्रल नर्व का एबनॉर्मलिटी नहीं रहता, पेरिफेरल नर्व का नहीं रहता है, केवल मसल्स में डिसऑर्डर्स रहता है। द डिजीज अफेक्ट द मसल्स विद डेफिनेट फाइबर डिजनरेशन, फाइबर्स में डिजनरेशन होता है, बट विदाउट एविडेंस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल एब्रेशंस। एडवांसेस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी टेक्निक्स illuminate the genetic basis underlying all types of MD.
defects in the genetic code for dystrophin, A47K 427KD skeletal muscle protein DP427. These defects result in the various manifestations commonly associated with MD, such as weakness and pseudohypertrophy. Dystrophin can also be found in cardiac smooth muscles and in the brain, accounting for slight intellectual disability associated with this disease. Minor variations, notwithstanding, all types of MD have in common progressive muscle weakness that tends to occur in a proximal to distal direction, though there are some rare distal myopathies that cause predominantly distal weakness. The decreasing muscle strength in those who are affected may compromise the patient's ambulation potential and eventually cardiopulmonary function. In addition, structural soft tissue contractions and स्पाइनल डिफॉर्मिटीज में डेवलप, मतलब इसमें होते हैं सॉफ्ट टिश्यूज जितने भी रहते हैं उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है. स्पाइनल डिफॉर्मिटीज लाइक स्कोलियोसिस, काइफोसिस वगैरह भी हो सकता है. उसके वजह से पुअर पोस्चरिंग हो सकता है, इंसान बैठने उठने चलने फिरने में उसको तकलीफ होती है, और मसल वीकनेस रहता है, इम्बैलेंस रहता है. ये वजह से उसका कॉम्प्रोमाइज फंक्शन सारे कॉम्प्रोमाइज होता है, फंक्शंस का लॉन्जिटिविटी कम होने लगता है. Equinovarus contractures started flexible dynamic deformities and advanced to rigid contractions. बहुत ज्यादा रुक्षता बढ़ती है, बहुत ज्यादा मसल्स में डैमेज होता है. These alter anatomy prevents normal ablation, proper shoe wear and transfers. How patient can pick up to transfer out of their chair. तो इसके वजह से ये एमडी जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी आजकल बढ़ रहा है. तो अब देखिए किस तरह से इंसान न खड़े होने में, चलने में, फिरने में तकलीफ होती है. Once wheelchair bound patients with MDs tend to develop worsening contractures. एक बार व्हीलचेयर पे आ गए तो फिर वो और उनका कॉन्ट्रैक्शंस बहुत और खराब होने लगता है. ऑस्टोपेनिया होता है, मतलब पेन होता है, हड्डियों में दर्द होता है. ऑस्टियोपोरोसिस होता है. उसकी वजह से प्रोग्रेसिव स्कोलियोसिस होता है, जो रीढ़ की हड्डी है वो टेढ़ी मेढ़ी एस के शेप में हो जाती है, और बोन मिनरल डेंसिटी खराब हो जाती है. उसके वजह से फ्रैक्चर होने का डर रहता है लॉन्ग बोन्स में, वर्टिब्रास में. उसकी वजह से इमोबिलाइजेशन होता है, डिसयूज डिमाइनराइजेशन, एक्साबरेशन ऑफ स्कोलियोसिस. ये बहुत सारा तकलीफ बढ़ जाता है. तो ये इतना ज्यादा डेंजरस कंडीशन हो जाता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में. तो ऑर्थोपेडिक मैनेजमेंट जो रहता है वो क्या करते हैं कि वो पेशेंट चलते रहे, मतलब to preserve or prolong patient's ambulatory status for as long as possible. This goal can be achieved with soft tissue releases for contractions, vigilant monitoring of BMD, especially when the patient is on steroid therapy, and treatment of osteoporosis. If patient develops significant scoliosis, which generally occurs after they stop walking, early stabilization of the spine should be considered. तो इसमें ऐसे मसल्स में बहुत वीकनेस होने लगती है. तो इसमें क्या रहता है, सिम्टम्स अगर देखें तो मसल वीकनेस रहता है, वो धीरे धीरे बढ़ते जाता है. मसल्स में जो मोटर स्किल्स है, मसल्स में भी डेवलपमेंट डिले होता है, मोटर स्किल्स में भी प्रॉब्लम होता है, प्रोग्रेसिव मसल वेस्टिंग होता है, और एक या बहुत सारे मसल्स ग्रुप्स का डैमेज होने लगता है. मुंह से लार टपकने लगती है, उसको ड्रूलिंग बोलते हैं. आईलिड ड्रोपिंग, मतलब टॉसिस होता है, आंखें जो है, आंखें पलके भी उठा नहीं पाता है बच्चा. फिर फ्रीक्वेंट फॉल्स, चलते समय गिरेगा. लॉस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ इन ए मसल, बहुत सारे मसल्स में तकलीफ होगा, स्ट्रेंथ ही नहीं आएगा, ताकत ही नहीं आएगा. मसल साइज में लॉस होगा. प्रॉब्लम इन वॉकिंग, डिलेड वॉकिंग होगा. फिर वेडिंग गेट रिजल्टिंग पुअर बैलेंस, टेढ़ा मेढ़ा रहेगा ना तो उसको बैलेंस करने में भी तकलीफ होगा. काफ डिफॉर्मेशन, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, कार्डियक में भी उसको प्रॉब्लम होगा. हार्ट में जहां जहां मसल्स है सब जगह ये कार्डियोमायोपैथी होने लगता है, अरिथमिया होने लगता है, और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से हार्ट का भी प्रॉब्लम होता है. ऐसे सारी चीजें आती हैं. और फिजिकल एग्जामिनेशन से हमें ये पता चलता है कि जॉइंट कॉन्ट्रैक्चर्स होते हैं, क्लब फुट होता है, क्लॉ हैंड्स होते हैं, लो मसल टोन रहता है, हाइपोटोनिया होता है. मसल्स ना डैमेज हो रहे हैं वहां पे, यहाँ पे सूख नहीं रहे, डैमेज हो रहे हैं, डिस्ट्रॉफी हो रहा है. एट्रोफी होता है उसमें सूखते हैं, यहाँ पे डैमेज हो रहे हैं वो सेल्स. उसमें मतलब फाइबर्स जो है ना वो पूरी तरह से डैमेज हो रहे हैं. कुछ कुछ ऐसे होता है कि मांस धातु मेद में कन्वर्ट हो जाता है, परमानेंट उसमें विकृति आ जाती है पूरा, मतलब वो एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, कुछ भी उसमें जान ही नहीं रहती है. जब ये मसल वेस्टिंग होने लगता है तो वो बहुत हार्ड हो जाता है,
और कुछ में फैट्स जो रहता है वो बढ़ने लगता है, कनेक्टिव टिश्यू जो रहते हैं वह भी बहुत ज्यादा विकृत होने लगते हैं, इसको सीडो हाइपरट्रॉफी कहते हैं। तो इसमें क्रिएटिन फॉस्फोकाइनेज लेवल, सीपीके लेवल बढ़ जाता है, और उसको हम लोगों को चेक करना पड़ता है सीपीके लेवल कितना है, फिर सीआरपी लेवल कितना है, और इसमें इलेक्ट्रोमायोग्राफी करते हैं, नर्वस कंडक्शन स्टडी करते हैं। तो हमें पता चला, लेकिन नर्व उतना नहीं इन्वॉल्व होते हैं जितना मसल वेस्टिंग होता है। अभी मैं इस पे चिकित्सा बताऊंगा, लेकिन मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोगों ने ऐसे पेशेंट देखे हैं तो कृपया आप बताइए। डॉक्टर अखिलेश तिवारी जी, अगर आप इस टॉपिक पे कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं सर। प्रणाम सर, सभी को मेरा सादर प्रणाम। सर, ये जो आप बता रहे हैं मस्क्यूलर डिस्ट्रॉफी, इसको मांस धातु का सोर्स कह सकते हैं क्या? हाँ जरूर जरूर। तो अच्छा, एट्रोफी और डिस्ट्रॉफी में क्या फर्क है सर? वो अगर डिस्ट्रॉफी। हम एट्रोफी बोलेंगे तो सूखता है, लेकिन एट्रोफी जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, उसमें हमने बस्ती दिया, स्नेहन किया तो वो ठीक हो जाता है। डिस्ट्रॉफी मतलब ऐसा सोचे कि रस्सी जो है बहुत साल तक रहे तो कमजोर हो जाती है, तो खींचेंगे रस्सी तो टूट जाएगा। अच्छा अच्छा। तो ये बाई बर्थ ही देखे हैं, ऐसा ज्यादा पेशेंट तो देखने को नहीं मिला है, लेकिन बच्चा ही में आया था। तो उसका चिकित्सा की, लेकिन इसकी चिकित्सा तो लंबे चलता है, लेकिन वो लंबा कंटिन्यू कर नहीं पाया चिकित्सा उसका। तो ज्यादा कुछ इसमें तो अनुभव नहीं है मुझे। इसमें इस हम क्या कर सकते हैं कि हम एक तो मैनेज कर सकते हैं, और उसका जो लाइफस्टाइल है वह हम लोग थोड़ा सा उसको मतलब उसका लाइफ जो है वो थोड़ा अच्छा कर सकते हैं। आपने और कैसे पेशेंट देखे वो थोड़ा बताइए। मुझे लग रहा है सर कि डिस्ट्रॉफी हो रहा है, अगर वहां पे मूवमेंट बाधित होता है, मूवमेंट नहीं होता है, तो और धीरे धीरे ये प्रोग्रेसिव हो जाता है और बढ़ता ही है, क्योंकि मूवमेंट नहीं होने के कारण ब्लड सर्कुलेशन और वहां पे बढ़ेगा नहीं, तो ये बढ़ते जाता है। चूंकि वो पेशेंट था क्या कि उसका एक पैर का जो पैर पूरा बढ़िया दिखने में लग रहा था, लेकिन उसके जो काफ मसल्स के पास था बहुत वीक था, और उसका पूरा स्ट्रेंथनिंग नहीं था उसमें। कोई एक लगता है ना कि थोड़ा वो खड़ा कर सके, तो बिना कोई सपोर्ट से वो खड़ा नहीं हो सकता था। और ये लेफ्ट साइड में था, और राइट हैंड में भी उसका सेम वही था कि कोई चीज को लिफ्ट नहीं कर सकता था, उठा नहीं सकता था। 8 साल का बच्चा था, और उसकी माँ बोली कि इसको बचपन से कमजोर था, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं दिए कि ऐसे ही है। बाद में जब डॉक्टर सबसे दिखाए हैं एलोपैथ में, तो बोले कि ये ठीक होने वाली बीमारी नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये वैसा ही मसल्स डिस्ट्रॉफी का ही केस होगा। सर आप ये बताइए, आप शोष को और क्षय को क्या मानते हैं। शो से और क्षय सर तो लगभग उसी का संबंधित है। नहीं, कैसे कैसे क्षय में क्षय होता है, वो जी जी। नाश होता है वहां पे। तो ये जी जी। मस्कुलर डिस्ट्रोफी मांस का क्षय हो रहा है, और अच्छा शोष अच्छा। मतलब सूखना। सूखना, जी जी, सूखना। तो दोनों अलग टर्म है, क्षय रोग और शोष दो अलग टर्म है दोनों। तो ये एट्रोफी है, तो अगर मस्कुलर एट्रोफी है तो फिर जैसे कभी कभी होता है कि अनयूज एट्रोफी, हमने हाथ पैर हिलाए नहीं 20 साल तक, तो वहां पे जी एट्रोफी होने लगेगा, सूखने लगेगा। वो जी। सूखेगा, लेकिन हमने अगर हाथ पैर हिलाया, स्नेहन वगैरह किया, तो वो शोष रिवर्स हो सकता है, ठीक हो सकता है। लेकिन जहाँ पे मांस धातु का क्षय हो रहा है, वेस्टिंग ऑफ मसल्स, वो फिर रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है या नामुमकिन हो जाता है। तो इसकी चिकित्सा तो हम लोग सालिसिस्टिक पिंड वगैरह से ही कर सकते हैं, स्नेहन। सकते हैं, लेकिन वो कितना परसेंट ठीक होगा उसका हम गारंटी नहीं दे सकते कि पूरा ठीक ही हो जाएगा। असाध्य व्याधि है ये। क्या पोलियोमाइलाइटिस आएगा? पोलियोमाइलाइटिस में तो शोष होता है, क्षय जो होता है वो अलग होता है और शोष अलग होता है। उसमें पोलियो वायरस के वजह से वो पोलियोमाइलाइटिस हो गया, मसल्स में इन्फ्लेमेशन हो गया और सूखने लगा। पोलियोमाइलाइटिस भी काफी हद तक हम लोग ठीक कर सकते हैं मैनेज करके, कृच्छ साध्य। लेकिन डिस्ट्रॉफिक चेंजेस हम चेंज नहीं कर सकते। इसमें भी जो भी लिम्ब गर्डल है उसको काफी हद तक ठीक कर सकते हैं, बहुत सारे चीजों को हम ठीक कर सकते हैं, लेकिन सब नहीं कर सकते। अगर वेस्टिंग बढ़ते जाता है तो पेशेंट ना मरता है ना जी पाता है, तड़प तड़प के रहता है।
मतलब ऐसा भी नहीं कि उसको दर्द हो रहा है, लेकिन उसको चलना उठना बैठना ये सब बहुत तकलीफ होती है। ठीक है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी अलग होता है, पोलियोमाइलाइटिस अलग होता है, वो सर पोलियो की वजह से होता है। हाँ सर बोलिए। कैसे हम दोनों में अंतर कैसे, फिजिकली तो मुझे लग रहा है कि दोनों का पेशेंट एक जैसा ही दिखेगा जब तक कोई। पोलियोमाइलाइटिस में तो ये होता है सर कि वो पैर, एक पैर में पोलियो हो गया, जी जी। इसमें तो बहुत सारे मसल्स इन्वॉल्व है, ग्रुप ऑफ मसल्स इन्वॉल्व है, इसमें ये क्या हार्ट का भी मसल। कंजेनाइटल होगा? ये कंजेनाइटल होता है, लेकिन चाइल्डहुड से भी होता है कुछ लोगों को, और कुछ 24-25 साल के बाद शुरू हो जाता है अचानक। अच्छा। और इसका कारण पूरी दुनिया में नहीं पता है कि ये क्यों होता है, पूरी दुनिया में। वायरल डिसीज ये होगा ये? वायरल डिजीज नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर है, बीज दोष की वजह से होता है। अच्छा। और इसके बारे में मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ अपने पास, मेरे पास जो पेशेंट आए थे वो स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे पास ना 2 बच्चे आते थे, ये बात है 2005 की, और मैं उस टाइम पे 25 ईयर्स का था। तो मेरे पास मेरे उम्र के ही 25 और 24 साल के 2 बच्चे आते थे। तो उनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी था, उनके पिताजी मेरे ही कास्ट के साकलदीपी ब्राह्मण थे, और वो इंडियन एयरफोर्स में ऑफिसर थे। तो उनको मेरे बारे में पता चला, तो 2005 में वो मेरे पास आए। तो उन्होंने कहा कि हम ना, वो पहले मुझे अपने घर ले गए। तो मैंने कहा कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी मैं ट्राई करूंगा, लेकिन मैं गारंटी नहीं दूंगा कि ये आपका ठीक हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूंगा। तो वो बच्चे ना अपना ऐसे बैठे थे एकदम गणपति की तरह, मोटे मोटे एकदम ताजे ताजे से बैठे थे। वो अपना हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, पैर नहीं मोड़ पा रहे हैं, उनके सारे मसल्स जो है ना वो फैट्स में कन्वर्ट हो चुके थे। तो वो लोगों ने कहा कि हम पहले केंद्रीय विद्यालय में साइकिलिंग करके आते थे, साइकिल से आते थे, लोहगांव एरिया में रहते थे वो लोग, साइकिल से आते थे। अचानक ही उनको चलने उठने बैठने में तकलीफ होने लगी, तो साइकिल चलाना बंद किया। तो उनके पापा ने बस से भेजना शुरू किया, इंडियन एयरफोर्स का जो बस होता है बच्चों का, उससे भेजना शुरू किया। धीरे धीरे वो स्कूल भी आ नहीं पा रहे थे, जा नहीं पा रहे थे, तो स्कूल बंद कर दिया उन्होंने। वो लोगों ने 10th तक ही पढ़ाई किया, उसके बाद घर बैठ गए। तो उनको पॉटी भी उधर कराना पड़ता था, सब मतलब बहुत तकलीफ हो गया था। तो वो मेरे पास आए, तो मैंने उनको बस्ती देना शुरू किया। मैंने जमदग्नि सर से मार्गदर्शन लिया कि मैं क्या क्या करूं। मैंने मांस धातु पे बहुत काम किया, मैंने स्वर्ण कल्प दिए, दीपन पाचन अनुलोमन दिया, बस्ती दिया, 3 महीना बस्ती दिया। लेकिन रिजल्ट कितना आया? 0 आया, 0, कुछ भी फायदा नहीं हुआ। और उनको था बेकर्स टाइप का मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। तो मैं ट्रीटमेंट दे रहा था इस उम्मीद में कि शायद फायदा होगा, और उस समय भी मेरा इतना अभ्यास नहीं था कि ये ठीक होता है कि नहीं होता है, मैं कर रहा था। फिर मैंने एक दिन उन दोनों बच्चों से पूछा कि आप लोगों को क्या लगता है कि क्यों ऐसा तकलीफ होगा। और उनको लाने के लिए, उठा के बैठाने के लिए ऐसे 2-3 लोग आके उठा के लाते थे, रिक्शा से उतार के उनको बैठाते थे। बहुत डिफिकल्ट कंडीशन था उनका, मतलब पेन और कुछ नहीं होता था, लेकिन वो उठ बैठ नहीं चलते थे, कुछ भी नहीं चलते थे। मतलब अगर वो बैठे हैं ना, तो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते हैं, उधर ही बैठे हैं। पॉटी आ गया तो वॉशरूम भी नहीं, बैठे क्या बैठे रहेंगे। सोना भी है तो उनको सुलाया जाएगा तब सोएंगे, मतलब इतना कुछ भी नहीं। और देखने में एकदम अच्छे दिख रहे हैं। तो उन्होंने मुझे ये बताया, मतलब उनका जो था, उन्होंने मुझे ये बताया कि हमारे जो दादाजी थे वो ना गांव में पूजा पाठ कराते थे। तो वो क्या करते थे कि वो पैसा ले लेते थे लोगों से कि जैसे चंडी पाठ कराना है, दुर्गा जी का पाठ कराना है, नवग्रह का शांति कराना है, इतना पैसा दे दो मैं करवा दूंगा। मैं विंध्याचल में जाऊंगा वहां पे पूजा करा दूंगा, मैं वहां जाऊंगा ये करा दूंगा, पैसा दे दो। तो लोग पैसा देते थे, और वो पैसे का वो गलत यूज करते थे। जैसे उनको खाने का वो था, इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं था। तो ब्राह्मण को ये नहीं खाना चाहिए, जो लोग पूजा पाठ करते हैं ना उनको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, वो नॉनवेज खाते थे। फिर उसके बाद में पैसा किस लिए मिला है और यूज क्या कर रहे हैं, फिर वो दारू पीते थे, दारू पी के मस्त रहते थे, और वो पूजा करते ही नहीं थे वो। मतलब लोगों का विश्वासघात किया उन्होंने, बेवकूफ बनाया, चीटिंग किया, और फिर वो जाके गंदे जगह पे जाते थे जहां जुआ खेला जा रहा है, या फिर रेड लाइट एरिया, ऐसे बहुत गंदे काम करते थे। तो फिर उन्होंने कहा कि हो सकता है कि उनका जो पाप है उसके वजह से हमें ये प्रॉब्लम हुआ, ऐसा उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा, मैंने कहा कि मैं आपको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ लेकिन मैं सफल नहीं हो पा रहा हूँ। मैंने उनसे पैसे भी नहीं लिया, मैंने दवाई लिखा था, कंपनियों की दवाई मंगाई थी,
और मैंने ट्राई किया लेकिन नहीं फायदा हुआ। उसके बाद मैंने अपना फीस भी नहीं लिया, मैंने ट्राई किया। वो मुझसे नाराज नहीं थे, उन्होंने बस मुझे ये कहा कि हमें बस एक चीज से अच्छा लगता है। कौन सा अच्छा लगता है? तो जब हमारे घर में क्रिश्चियन फादर्स लोग आते हैं संडे संडे को, फादर लोग आके प्रेयर करते हैं, तो वो प्रेयर करने से हमें थोड़ा ऐसा लगता है कि ताकत आ रही है, जान आ रही है मसल्स में। इसके अलावा कोई भी दुनिया की कोई भी दवाई हम पे काम नहीं करती है, और सब दवाई फेल। तो फिजियोथेरेपी भी नहीं कर सकते, कुछ भी काम नहीं हुआ। तो उन्होंने पाप जन्य ऐसा बताया कि ये भोग है, कि जो बोलते हैं ना कि पूर्वजों ने अच्छे कर्म किए तो हमको अच्छा मिलता है, पूर्वजों ने बुरे कर्म किए, अपने कर्म भी रहते हैं लेकिन कुछ बुरे कर्म रहते हैं, वो भोगना पड़ता है हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को। ऐसे ही मैंने और भी बहुत सारे पेशेंट देखे, तो उनके भी कुछ ऐसे ही हेतु मिले कि कुछ पाप कर्म किए थे उनके पूर्वज लोगों ने। किसी का धन हड़प लिया था, किसी को मर्डर किया था, किसी को पता नहीं चला मर्डर करके आए थे, तो बाद में उनके जो पीढ़ी आई उनको ये भोगना पड़ा। ये सारी चीजें हैं। अभी जो माने वो ठीक है, नहीं माने तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये इस तरह का रहता है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो रहता है, और हाँ, वो दोनों बच्चे थे ना, उनकी बहन की भी शादी नहीं हो पा रही थी। तो उनकी बहन को ऐसा गठियावात था जिसका इलाज भी नहीं था। मतलब इस अलग तरह का गठियावात हो गया था। उनकी मम्मी को कैंसर हो गया, कैंसर से मर गई। और उनके पापा को भी कुछ ऐसी बीमारी थी, जो मतलब एयरफोर्स में थे, अंकल थे। मतलब उनके पूरे खानदान में एक तरह का भोग, जो बोलते हैं ना, मतलब देवता जब कुपित होते हैं अपने कर्म के वजह से, तो वो पूरा उनके परिवार पे पड़ गया था। इसीलिए कभी ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या कोई भी हो, गलत काम ना करें, गलत तरीके से। और क्या है, इंसान गलत काम क्यों करता है? वो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कुछ गलत काम करता है, इंद्रियों को ये चाहिए वो चाहिए, तो उसमें गलत काम हो जाते हैं और उसका फल भोगना पड़ता है। और ये सच बात है, जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये झूठ बात नहीं है। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होता है, इसमें धातुओं का डिप्लीशन होता है। मतलब कुछ ऐसे धातु रहते हैं जहां पे धात्वग्नि मंद हो जाता है। हम लोगों ने पढ़ा है कि पचन होता है तो जाठराग्नि लेवल तक होता है, स्थूल अग्नि रहती है। फिर सूक्ष्म अग्नि जो रहती है वो धात्वग्नि लेवल तक होती है, फिर भूताग्नि लेवल तक। तो यहाँ पे मांस की धात्वग्नि जो है वो विकृत हो जाती है। और इसका कारण बीज दोष, आयुर्वेद में भी जो बताया, खंज, पांगुल्यता, कलाय खंज, ये सब आयुर्वेद में बोला है कि असाध्य व्याधि है। तो ये पंगुता जो होता है ना, और आयुर्वेद में भी बोला है, बीमारियां होती हैं वो कुछ आधिदैविक होती हैं, आध्यात्मिक होती है, आदि भौतिक होती है। तो ये आधिदैविक बीमारियां हैं, उसमें ये आता है बीज दोष की वजह से। और दैवम चवात्र पंचमम जब बोलते हैं कि कुछ एक ऐसी शक्ति होती है यूनिवर्स की, जो हमें भोगने पे मजबूर करती है, दुख देने में मजबूर करती है, हमें करना ही पड़ता है, भोग भोगना ही पड़ता है। तो ऐसे ही परमानेंट इसमें डैमेज होते हैं। तो इसमें वात जो है ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और मॉर्बिडिटी मतलब इंसान मरेगा नहीं, मोर्टेलिटी नहीं होगा, बीमारी बढ़ जाएगा, बीमार रहेगा। स्त्रोतो दृष्टि में देखें तो मांस धातु का क्षय होता है। आचार्य चरक जी ने ऐसा बोला है कि मांस क्षय की वजह से कलाय खंज, खंजता, पांगुल्यता, ये सब आ जाता है। यहाँ पे मज्जागत कुपितवात है, मांसगत कुपितवात है, और वायु जो है उसका क्षय भी हो रहा है और मांस का भी क्षय हो रहा है। इसमें अगर देखें तो वात की ही चिकित्सा देखना चाहिए। और वायु जो है, जब हम बोलते हैं शीरते तत् शरीरम, वायु ही डैमेज करती है, वायु ही नाश करती है। तो यहाँ पे शोष नहीं हो रहा है, शोष तो है, शोष सूखना को बोलते हैं, क्षय बोलते हैं, नाश, नाश हो रहा है यहाँ पे। और मतलब यहाँ पे मसल वेस्टिंग होता है, नेक्रोसिस होता है, जो मसल फाइबर है ना, वहां पे ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता है, तो इसलिए नेक्रोस्ट होते हैं सेल्स। और वेस्टिंग, वेस्टिंग मतलब एक तरह से डैमेज का एक प्रोसेस होता है। तो जब हम चिकित्सा करते हैं तो इसमें स्त्रोतोशोधन करते हैं, और आवरण को नष्ट करने वाला, अगर मेद के वजह से है, मेदावृत वात है, या मेद मांसावृत वृत वात है, तो हमें आवरण की चिकित्सा करनी है। मेद के वजह से वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो रुक्षस चिकित्सा करना पड़ता है, धात्वग्नि बढ़ाने वाली चिकित्सा करना है, और बृहण चिकित्सा करना है। तो पेशेंट जो है, हमारे सर बताते हैं, जमदग्नि सर, कि पेशेंट को हम 80-85% तक ठीक कर सकते हैं। मतलब हम जैसे शालीषष्ठिक पिंड स्वेद देंगे, मांस अग्नि को अच्छा करके अभ्यंग करेंगे, तेल में अवगाहन करेंगे, बस्ती देंगे, नस्य देंगे,
सब पेशेंट ठीक होंगे ऐसा नहीं है, मेरा अनुभव है कि नहीं आते रिजल्ट, लेकिन सर ने पेशेंट ठीक किए हैं, वो मेरे लिम गर्डल तो ठीक होते हैं, वो मैंने भी ठीक किए हैं। लिम गर्डल मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ठीक हो जाता है, उसका चलना बैठना उठना बैठना काफी हद तक इंप्रूव होता है। लेकिन जो ड्यूशेन्स है, डकनेस या बेकर्स है, वो नहीं होता। जो नहीं होता वो नहीं होता, आप कितना भी करिए, उसमें पूजा पाठ करिए या कुछ भी करिए, वो भोगना ही पड़ता है। तो इसमें हम लोग इंदुकांत कषाय शुरुआत में अगर हो रहे तो इंदुकांत कषाय, भद्रदारवादी कषाय, फिर अष्टवर्ग कषाय, मांसबला आत्मगुप्तादि कषाय, फिर महारासनादि कषाय, फिर प्रत्याक्ष धात्र्यादि कषाय, ये सब हम देते हैं। और मैंने तो एक बॉम्बे स्टॉक मार्केट के एक बहुत बड़े स्टॉकिस्ट हैं जो टीवी में आते हैं, उनके बच्चों को देखा था, 2-3 बच्चे थे, उनको ये था प्रॉब्लम। तो मैंने ऐसे उनके ड्राइवर आते थे मुझे लेके जाने के लिए मुंबई, क्योंकि बच्चे आ नहीं सकते हैं, तो वो मुझे कार से लेके जाते थे वहां पे। मुंबई में जो वालकेश्वर कोलाबा एरिया है, वहां पे उनका घर था, तो उधर लेके जाते थे। तो वो ड्राइवर से मैंने पूछा, वो ड्राइवर मुस्लिम थे, तो मैंने पूछा कि आपको क्यों लगता है कि ये क्यों हुआ होगा। तो उन्होंने कुछ कुछ हिस्ट्री बताई कि सर जब ये मैडम प्रेग्नेंट थी ना, तो एक वो थी जो मेड थी, तो उसने बेसिन साफ नहीं किया था, तो गलती से नहीं हुआ होगा। तो वो जो मैडम थी उन्होंने अपने हस्बैंड को बोला, और हस्बैंड ने उसको मारा, पीटा, जो मेड थी नौकरानी। तो वो ना काम छोड़ के गई, रो रो के बद्दुआ दे के गई, और फिर वो बच्चे पे पड़ा। अब ये क्या सच है क्या नहीं है, लेकिन बद्दुआ भी लग जाती है कभी कभी, दिल से अगर बद्दुआ दुआ भी लगती है और बद्दुआ भी लगती है। मैं इसलिए बार बार आप लोगों को बोलता हूँ, कभी भी पैसा कमाइए तो ऑथेंटिक वे से कमाइए। अगर दिल से अगर दुआ मिलती है ना, तो बद्दुआ भी मिलती है, उसको ध्यान में रखिएगा। तो इसमें हम लोग फिर बाद में जब बढ़ता है तो हम लोग ब्रीहन करने के काढ़े देते हैं, जैसे विदार्यादि कषाय, कल्याणक शीर कषाय, लशुन शीर कषाय, आवरण को अगर हटाना है तो। और आयुर्वेद ना केवल युक्ति व्यपाश्रय नहीं मानता है, आयुर्वेद सत्वावजय को भी मानता है, दैव व्यपाश्रय को भी मानता है, और कर्म को अच्छा करने का भी मानता है। अभी देखिए, अंबानी जी हैं, जो मुकेश अंबानी जी हैं, उनके बारे में लोग कितना जलते हैं कि वो ऐसा करते हैं। अडानी जी के बारे में लोग कितना बोलते हैं, टाटा और बिरला के बारे में भी लोग बोलते हैं कि जमशेदजी टाटा ने तो इतना पैसा कमाया। हाँ, कमाया उन्होंने, लेकिन उन्होंने दिया भी। आप लोग वहां झारखंड में देखिए, एक टाटा नगर बनाया जमशेदपुर को, उन्होंने इतना गरीबों का चैरिटी किया है ना, गरीबों को पढ़ाया, उनको सब किया। और अंबानी जी भी बहुत ऐसे दान करते हैं। तो इन पे जो निगेटिव एनर्जी है ना, वो कभी नहीं आती। लोगों की दुआएं कमाई है इन लोगों ने, तो एक तरह से इन लोगों का कवच है वो, कि संसार में इन्होंने अच्छे कर्म किए, तभी लक्ष्मी इनके घर में रुकी है, और लक्ष्मी माता रुकी हैं, और इनको ग्रोथ हो रहा है, अच्छा हो रहा है। कुछ बुरे कर्म किए होंगे तो वो भी भोगना पड़ेगा, अच्छे कर्म तो है इनके, ये मानना पड़ेगा। इसी तरह से चूर्ण कल्पना भी बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि हमें धात्वग्नि को अच्छा करना है। तो त्रिकटु चूर्ण, पिप्पली चूर्ण, हिंगवाष्टक चूर्ण, फिर पंच दीपाग्नि चूर्ण, ये देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और अश्वगंधा चूर्ण, कपिकच्छु चूर्ण, इससे मसल्स में स्ट्रेंथ आती है। शालीषष्टिक पिंड श्वेत बहुत अच्छा काम करता है। सिद्ध मकर, गोरोचनादि वटी बहुत अच्छा काम करता है। एक आता है क्षय कुलांतक रस, वो बहुत अच्छा काम करता है। स्वर्ण भस्म बहुत अच्छा काम करता है। और स्वर्ण के जितने कल्प हैं, अगर ज्वर है तो जय मंगल रस, स्वर्ण भूपति रस, बृहद्वा चिंतामणि रस, त्रैलोक्य चिंतामणि रस, ये काम करता है। नागबलादि घृत, वृहद छागलादि घृत, नयो वृहद छागलादि घृत यक्ष्मा और शोष रोग में बताया। फिर नयोपमम लेहम, नारसिंह लेहम, धातुकल्प लेहम, कुष्मांड लेहम, ये सब देते हैं। अरिष्ट कल्पना में बलारिष्ट, अश्वगंधारिष्ट, ये सब करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जीवंत्यादि चूर्ण, कोलकुलत्तादि चूर्ण से उद्वर्तन करते हैं। पंच स्नेह, माश तेल का अभ्यंग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। शाली षष्टिक पिंड स्वेद, षष्टिक लेपम करते हैं, मांस का। और एक और मैं बताना चाहता हूँ, आप लोगों ने पोलियोमाइलिटिस का पूछा, तो मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो महाराष्ट्रियन ही थी, वो बच्ची थी। तो वो मेरे पास आई और अपनी मम्मी को लेके आई थी। तो उसने मुझे कहा कि सर, मुझे देख के आपको लगता है कि मुझे पोलियो हुआ है? मैंने कहा नहीं। तो उसने फोटो दिखाया बचपन का, उसने वीडियो दिखाया, सब कुछ दिखाया। तो उसको पोलियोमाइलिटिस था, वहां पे शोष जन्य संप्राप्ति थी। तो मैंने कहा आप ठीक कैसे हुई?
तो उन्होंने कहा कि मैं साउथ इंडिया में गई थी और वहां के जो पारंपरिक वैद्य होते हैं वो मुझे जंगल में ले गए, पूरे घनघोर जंगल में ले गए और वहां पे आश्रम में रखे। उनके बहुत सारे लोग थे वहां पे, फीमेल थेरेपिस्ट वगैरह सब थे। तो फीमेल थेरेपिस्ट ने मुझे, जो ये जानवर होते हैं ना, एनिमल्स अलग अलग, हिरण या अलग अलग, उसके फैट्स लेके और फैट्स का मुझे रोज अभ्यंग किया। और वो इतना अभ्यंग करते थे कि पूरा मेरे बॉडी में एब्जॉर्ब हो, फैट्स का, वसा का। उससे मेरे मसल्स पूरा अच्छे हो गए। तो मतलब वो शोषजन्य संप्राप्ति थी। और यहाँ पे क्षयात्मक संप्राप्ति होती है, क्षय होता है, वेस्टिंग ऑफ मसल। इसी तरह से मांस का अगर हम लोग मांस रस निकाल के या मांस को ऐसे पीसे, मतलब पूरे बॉडी में ऐसे रगड़ें, तो उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है, सामान्य विशेष सिद्धांत से। और इसमें रसायन में अजामास रसायन देते हैं, लहसुन रसायन देते हैं, धातुकल्प लेहम देते हैं, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो मैंने 2 फेलियर केसेस बताए जिनको मैं नहीं ठीक कर पाया। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मैं सब पेशेंट ठीक किया हूँ, जो मुझसे नहीं हुए वो नहीं हुए। हाँ, अब आप लोग कुछ बताना चाहेंगे इस टॉपिक पे? वैद्य शशि तिवारी मैडम जी, आप कुछ बोलना चाहेंगी? वैद्य शशि मैम, वीना मैम, कुछ बोलिए आप लोग। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में आप लोग ने क्या समझा? बोलिए बोलिए। महेंद्र सर, हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। आपने ऐसे कर्मज व्याधि के बारे में कुछ देखा है कि कोई लोग ऐसे एक सर ऐसे तो नहीं पता, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप पेशेंट तक की तो मैं हिस्ट्री लेती हूँ, उनके दादा परदादा वगैरह ने क्या किया था क्या नहीं किया था, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से तो मुझे पता है। जैसे वो होता है कि कुछ लोगों ने मतलब कैसे किसी की जमीन वमीन मार ली होती है, तो उसमें मंगल खराब हो जाता है, तो उनकी कुंडली में दोष आता है। मीन्स मंगल मीन्स पराक्रम होता है, साहस होता है, उत्साह होता है, ये सब सारी चीजें होती हैं। तो वो तो मुझे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से पता है। बट आयुर्वेद में कर्मज व्याधियां पढ़ी हैं, बट किसी पेशेंट से पूछा नहीं है, शायद इस वजह से कि अदरवाइज कोई न ले ले या जो भी है। आगे से पूछने की कोशिश करूंगी। मैंने पास एक पेशेंट आई थी, उनका था ट्यूबरकुलोसिस, कई बार रिपीट हुआ था और साथ में मस्कुलर डिस्ट्रॉफी थी। उनको ट्रीट तो कोई और मतलब वैद्य जी कर रहे थे, लेकिन उनको योगा वगैरह मैंने सिखाया था, तो उनका बार बार वो रहता था। और जब मैंने पेशेंट से बात किया था तो उसमें पेशेंट ने बहुत सारे हेतु नहीं बताए थे। मतलब ये लॉकडाउन का केस है और तमाश दर्पण से भी नहीं जुड़ी थी, तो इसलिए उस तरीके से केस टेकिंग भी नहीं कर पाते थे, उतना सारी चीजें नहीं पूछते थे। और उस केस में हुआ था, तो वहां पर जो वैद्य जी ट्रीट कर रहे थे, तो उनका था कि बस मैंने इस पेशेंट को सस्टेन करके रखा है। हालांकि वो अपना चलती फिरती थी, सारे काम करती थी, बट जिस लेवल से परफॉर्म कर सकता है इंसान, उस तरीके से नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी था और बार बार राजक्षमा उनको हो चुका था सर। बहुत लीन एंड थीन पेशेंट थी। तो मैंने उनको वही एंटी रोमेटिक ग्रुप मतलब फ्लेक्सिबिलिटी वाले योगा करवाए थे और सिखाया था ऑनलाइन कि आप करिएगा। आगे कभी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का कोई पेशेंट आता है तो मैं आपको बताऊंगी। रही बात स्पीच का, तो स्पीच के साथ में मेरे पास एक पेशेंट है जो जिसका था ना एसजीओटी एसजीपीटी बहुत रेज था। तो वो बच्चा जो बोलता भी है सर, तो उसमें भी चीजें नहीं क्लियर रहती हैं। मतलब मुझे तो उसकी भाषा बिल्कुल भी नहीं समझ में आती है। और कभी मतलब अभी 7 साल का है, 7 साल का बच्चे की तो सारे शब्द मतलब क्लियर होने चाहिए। तो उसके केस में मैं हो सकता है देखती हूँ, पूछती हूँ, क्योंकि ये जो मूक मिनमिन गदत्तो होता है, इस तरह की व्याधियां जो होती है माता के आहार विहार से होती भी हैं, और साथ में पीछे का भी बैकग्राउंड हो सकता है। तो माता के आहार विहार का मैंने पूछा था, तो वहां से मुझे कुछ नहीं मिला था। हालांकि लोअर सोशियो इकोनॉमिक लेवल के लोग हैं, इतने ज्यादा ध्यान देने वाले भी नहीं है कहाँ से क्या है। बैक हिस्ट्री में पूछूंगी। हालांकि मंत्र वंत्र का उच्चारण करना मैंने बताया हुआ है, बट तो बच्चा कुछ भी करता नहीं है, क्योंकि टंग की जब तक प्रॉपरली मूवमेंट नहीं होंगी तो ऐसे केसेस में सुधार नहीं आ पाता है। आगे से मैं जरूर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के केस में सर जरूर पूछूंगी। जी सर, थैंक यू सर। और मैं आप लोगों को ना, सभी को इतना अच्छा मानता हूं ना, आप लोग बहुत पवित्र आत्माएं हैं। आप लोगों ने अच्छे कर्म किए हैं कि आप सब लोग आयुर्वेद के चिकित्सक बने हैं। आपके माता पिता, आपके पूर्वज लोगों के आशीर्वाद हैं, पुण्य कर्म है कि आप लोग अभी डॉक्टर हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर हैं। अच्छा एजुकेशन पाया, अच्छा रुतबा पाया, अच्छा सब कुछ पाया, और आपके हाथ से पेशेंट ठीक हो रहे हैं। बहुत सारे डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके हाथ में यश नहीं होता है, मतलब वो लोग पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन एक भी पेशेंट ठीक करने की काबिलियत नहीं। पढ़ाई है, सब कुछ है, लेकिन एक भी पेशेंट ठीक नहीं होते उनके हाथ से। उनके हाथ में कुछ ऐसे निगेटिव चीजें रहती हैं, एनर्जी नहीं होती है। आप लोग में कैसे पॉजिटिव एनर्जी है, आप लोग अच्छा इंटेंशन है, आप लोग पढ़ते भी हैं, करते भी हैं और ठीक भी कर रहे हैं। तो ये सब पुण्य का काम है।
मतलब पिछले जन्म का पुण्य। आप लोगों को मालूम होगा कि भागीरथ थे, उनके जो पूर्वज थे ना, वो मतलब जब मर गए थे, युद्ध करते करते मर गए थे, तो उन लोगों का उद्धार नहीं हो रहा था, उनकी आत्माएं जो थी अतृप्त थी। तो उनको ऐसे श्राप लगा था सारे पूर्वज लोगों को कि जब तक गंगा जल उनके शरीर पे नहीं पड़ेगा, उनको मतलब उद्धार नहीं होगा और उनका नया जन्म नहीं होगा। सारे पूर्वज तड़प रहे थे। तो जो भागीरथ थे ना, उन्होंने तपस्या किया और गंगा माता को वो लेके आए। तो गंगा माता जब प्रसन्न हुई उनके तपस्या से, तो वो बोली कि मैं तो इतनी ये हूँ, मतलब फास्ट हूँ, तेज हूँ, तो मैं कैसे धरती पे आऊंगी तो पूरा डुबा दूंगी। तो फिर उन्होंने शिव जी की आराधना किया। शिव जी ने कहा कि मैं गंगा को अपने जटाओं में बांध लूंगा, फिर ये धीरे से उतरेंगी। तो फिर शिव जी ने उनको धारण किया है। ये कहानी आप लोगों को मालूम है। तो जब गंगाजल पड़ा, जहां जहां उनके पूर्वज मर गए थे, उनको जलाया गया था, वहां पे गंगाजल पड़ा, तो सारे पूर्वज लोगों का उद्धार हो गया। मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, श्राद्ध करते हैं तो आत्मा शांत हो जाती है और फिर उसको नया योनि मिलता है। तो ये चीजें हैं, आज जो हम लोग कर रहे हैं ना, उसका फल हमें मिलेगा, हमारे संतान को भी मिलेगा। अच्छा करेंगे अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे वो भी मिलेगा, इसको मानना चाहिए। बाकी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए प्लीज। डॉक्टर महेंद्र गुप्ता जी, कुछ बोलना चाहते हैं आप? सर इस तरह के पेशेंट देखे तो मैंने कई हैं, लेकिन ट्रीट ट्रीट हुए नहीं, क्योंकि उस समय हम 10 मूल का क्वाथ वगैरह और इस तरह का देते थे, लेकिन वो ट्रीट नहीं हो पाते। एक बच्चा तो करीबन 20-21 साल का होके एक्सपायर हो गया, और एक अभी शायद 20-25 साल का है, अपने यहाँ पास में ही है वो। तो उसकी भी स्थिति वही है, उसके चला नहीं जाता, उसको लेटरिन वगैरह भी मतलब बैठा के कराते हैं, उसको लेटाते हैं, सुलाते हैं, दिन भर कपड़े वगैरह चेंज करना, सारा कुछ उसको मतलब उसकी माँ करती रहती है। मतलब उसका तो एक तरह से पूरा दिन उसी में जाता है, तो उसको ठीक नहीं हो पाता वो सब। उसको कोई छोटी मोटी दवाई देके उसका डाइजेशन वगैरह सही कर सकते हैं, बस इतना ही करते हैं, और तो उसमें कुछ नहीं किया सकता। मैं आप लोगों को एक चीज सच कहानी बताना चाहता हूँ। अभी जब से लॉकडाउन शुरू है ना, तो एक कोई इंसान है, भारत में यूपी में रहते हैं, वो डॉक्टर नवीन जोशी सर के पीछे पड़े हैं कि आप लोग इतना आयुर्वेद आयुर्वेद करते हो, तो आप सर इसके लिए कोई ट्रीटमेंट बताइए। तो नवीन सर ने उसको ब्लॉक कर दिया उनको। उन्होंने कहा कि मेरे पास पूरी दुनिया के 1.5 लाख लोग हैं जो तड़प रहे हैं, और भारत सरकार हो या दूसरे देशों की सरकार हो, इस पे कोई इलाज नहीं बता रही है। तो आप लोग डॉक्टर बन के क्या कर रहे हैं? और लोगों ने इलाज किया लेकिन फायदा नहीं हुआ, हमारे लाखों रुपए भी खर्च हो गए। तो वो नवीन सर को पीछे पड़े हैं। मेरे को भी बोल रहे थे कि आप करिए। अभी मैंने केसेस देखे तो वो सब असाध्य हैं। तो मैं कहा कि मैं नहीं कर सकता हूँ, और आप पैसा भी मत वेस्ट करिए, मैं इसमें नहीं कर सकता हूँ। ये असाध्य है और हमारे ग्रंथों में असाध्य बोला है। नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। तो वो बोले नहीं, आप अपना पैसा लगा के ट्राई करिए। मैंने कहा मैं ट्राई भी नहीं कर सकता हूँ और मैं करूंगा भी नहीं, वो मेरा चॉइस है। जो मैं नहीं कर सकता हूँ मैं क्यों किसी का उम्मीद जगाऊं झूठ बात करके। उसमें एकदम मसल्स जो है ना, बच्चे एकदम ऐसे आश्रम में हैं, और मतलब मुझे घमंड नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ कि मैं नहीं कर सकता हूँ उसमें। मतलब पैसा भी वेस्ट होगा और उनका उम्मीद भी टूटेगा, फिर और ज्यादा बददुआ लगेगी। तो वो बच्चे कैसे हैं कि टेढ़े मेढ़े हैं, उल्टा पुल्टा हैं, कैसे भी सब मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट है, आश्रम में रहते हैं। तो कोई जैसे ये अंबानी जैसे लोग हैं, वो गुप्त दान करते हैं, उनका खाना पीना लालन पालन और फिजियोथेरेपी वगैरह सब कराते हैं, लेकिन उसका इलाज नहीं है तो नहीं है। एक नारायण हॉस्पिटल है सर यहाँ उदयपुर में, जी राजस्थान में। जी। जो उन बच्चों को वहां भी ले गए थे वो, और वहां एक एक डेढ़ 2-2 महीने रह के आए हैं, लेकिन ऑपरेशन वगैरह भी कर दिया एक बच्चे का, तो पैर का, जी लेकिन ठीक हो नहीं पाया वो। जी। हमें कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जो असाध्य है वो असाध्य है। लेकिन हमें मालूम होना चाहिए, हम सभी को असाध्य बोल के छोड़ ना दे। जो पेशेंट ठीक होना चाहते हैं वो हमारे यहाँ से ठीक हो ही जाएंगे। जी। और किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं। डॉक्टर अरुणा शर्मा जी कुछ बोलना चाहती हैं आप? डॉक्टर प्रदीप कुमार जी कुछ बोलना चाहते हैं? प्रीति मैम कुछ बोलना है बोलिए। डॉक्टर संजीवनी शिंदे जी कुछ बोलिए प्लीज। वीना मैम आप कुछ नहीं बोलेंगी? मुझे थोड़ा पूछना है, तो ये क्या बायलैटरल होता है क्या? ये कहीं पर भी हो सकता है मैम, कहीं पर भी।
हाँ बायलैटरल होता है, लम गर्डल तो बायलैटरल होता है। अच्छा। दोनों हाथ सूखने लगते हैं, वेस्टिंग ऑफ मसल्स होते हैं और क्षयात्मक संप्राप्ति होती है, मतलब जो उसका। एलोपैथी वाले क्या देते हैं? एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है, फिजियोथेरेपी देते हैं, बहुत प्रोटीन खिलाते हैं बहुत सारा, और वही बस, और कुछ नहीं है। एलोपैथी में वो जांच कर लेंगे, पैसा ले लेंगे, नर्वस कंडक्शन स्टडी करेंगे, ईएमजी करेंगे, सब जांच हो जाती है, लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। फिजियोथेरेपी बस कराते रहते हैं। दोनों हाथों में भी हो जाता है और दोनों पैरों में भी हो जाता है, केवल उनका जो रीढ़ की हड्डी है उससे वो बैठ पाते हैं बस। हाँ उसका कोई एक्शन खास नहीं कर पाते उस तरह का। बस मुंह से जो जवान है वो भी कुछ ऐसे ऐसे हल्की हल्की सी, जैसे कोई अस्पष्ट शब्द है ना, इस तरह से मैं बोलते हैं वो। और धीरे धीरे वो बढ़ के हार्ट के मसल्स को भी डैमेज करता है, रीढ़ की हड्डी को टेढ़ा मेढ़ा कर देता है, काइफोसिस कोलियोसिस ऐसे कर देता है, और सांस के लंग्स के मसल्स। नहीं हुई उनकी 25 साल तक उस बच्चे का रीढ़ की हड्डी तो टेढ़ी नहीं हुई। और ये बच्चा जो मैं दूसरा अभी जो लाइव है, वो भी अभी इसकी रीढ़ की हड्डी उसकी भी टेढ़ी नहीं हुई। वो जी पैर से यूं इस तरह करके बस पैरों को पटक के बैठा रहता है, ना उसका आलती पालती मारता है, ना किसी तरह का एक्टिंग करता है, ना हरकत करता है उससे। उसको बैठा दिया तो बैठ गया, खड़ा हो गया तो यूं उठा के कहीं भी रख दिया, जैसे किसी चीज को रख देते हैं, बस इस तरह का करता है वो। जी। तो ऐसा है, एक तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी का बच्चा आया था, उस जैसे मुर्गी के पैर होते हैं ना, वैसे उसके पैर थे, लेकिन मैंने ट्रीटमेंट दिया, वो काफी हद तक ठीक हो गया, अभी चलता फिरता है सब है। तो वो उतना स्टेज में नहीं बढ़ा था कि उसका तकलीफ हो। डॉक्टर अरुणा शर्मा जी, आप बोलिए मैम। सर मेरे घर के सामने एक बच्चा इसी तरह का है। मैंने ये ऑब्जर्व किया था कि जब वो 1 साल तक था तो नॉर्मल बच्चा था। फिर उसके जो फादर और जो उसकी मदर गोद में लेते थे तो उसे बहुत हिलाते थे, सिर को बहुत हिलाते थे। तो कंटिन्यूअस वो अपने खानदान में शायद शायद वो इकलौता काफी साल बाद पैदा हुआ था, उसका सिर को बहुत हिलाते थे। तो सर उसके बाद उसमें चेंजेस आए, फिर वो इसी तरह का बच्चा बन गया कि वो डेवलप, उसका शरीर तो बढ़ गया, लेकिन जो बिठाते हैं तो बस कहीं भी बिठा दो, और पूरा ये मतलब कोई भी उसकी मसल्स काम नहीं कर रही है। वो भी आज करीब 15-16 साल का होगा, वो व्हील चेयर पे उसे बिठा देते हैं, ले जाते हैं। तो मुझे लगता है ये भी एक कारण हो सकता है कि हेड हाँ इंजरी भी कुछ हुई होगी उसके जब वो 1 साल का रहा होगा। जी, सही बताया आपने। जी सर। ये भी कारण होता है, वायु का प्रकोप तो कैसे भी हो सकता है। हाँ सर, वो कंटिन्यूस उसको सिर को ही, जैसे गोद में भी वैसे लिटाया है तो उसके सिर को हाथ से यूं यूं बार 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 ऊपर नीचे ऊपर नीचे बहुत तेजी तेजी से, जैसे खिलाते हैं तो हम लोग कभी झूला पूरा झुलाते हैं, लेकिन उसके हेड को ही वो बार, मैं देखती थी, मुझे लगता था मैं इन्हें मना करूं, हर कोई इसके सिर को इतना हिलाता है कंटिन्यूअस। तो वो सर 1 साल बाद मेरे सोचती ही रह गई, और दूसरे को हम मना भी नहीं कर सकते हैं, और वो उसको फिर धीरे धीरे सिम्टम शुरू हो गए। मेरे ख्याल से ये भी एक रीजन हो सकता है। हाँ जी, सही बताया आपने। जी हेतु बहुत सारे हो सकते हैं, शारीरिक हेतु बहुत सारे हो सकते हैं, पूर्व जन्म का कर्म विपाक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ सर, और, ये और ना पापों का फल हम भी जो हो देखते हैं, सकता। जी। हम जो चीजें देख रहे हैं अपनी इंद्रियों से, तो वही सच है ऐसा नहीं है। भगवान को मालूम है कि वो चीजें क्यों हुई है, उन्होंने किसी को तकलीफ दिया है, किसी की बद्दुआ ली है, तो भगवान बोलते हैं, क्योंकि ये नियति किसी को नहीं छोड़ती है, नियति पूरा बैलेंस करती है दुनिया में। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरे करेंगे तो। एक बार क्या हुआ कि एक हाथी ने अपने महावत को कुचल दिया, तो कुचल दिया तो सब लोग बोले कि ये महावत तो कितना केयर करता था, हाथी का पूरा बचपन से ये सब किया था। तो पता चला कि मतलब किसी ऋषि ने पूछा कि क्यों ऐसा इस जन्म में हुआ। तो जो ऋषि थे उन्होंने आंख बंद करके देखा और बोले कि पिछले जन्म में ये हाथी जो था, इसको इस आदमी ने बहुत सताया था, तो इस जन्म में इसने सेवा भी किया, लेकिन उसके जो पिछले कर्म थे, इसलिए उसको उस हाथी ने मारा। तो बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता होती है, लेकिन वो होती हैं। और इससे कोई भगवान लोग भी नहीं बचे हैं। वो एक कहानी आप लोग को मालूम होगा, सीता माता को क्यों धोबिन का, आप लोग को मालूम है ना। शशि मैम, आप बताएंगी कि मैं बताऊं? शशि मैम।
एक सर तोता और बताइए मैना। सर, बताइए बताइए सर। एक बार क्या जी सीता सर। माता को धोबी ने क्यों ऐसा किया, धोबी ने क्यों किया कि उनको वनवास काटना पड़ा, उसकी कहानी है। शशि मैम आपको सर पता है? वो मैं सर मुझे याद नहीं अभी है तो कहानी हाँ है। मैं बताता हूँ, बस मैं बताता हूँ। हाँ बताइए। क्या हुआ कि सीता जी जब थी ना, बहुत राजकुमारी थी, जनकपुर में थी। तो उनके पास उन्होंने देखा कि एक तोता और मैना जो है ना, वो बहुत ही अच्छे थे, सुंदर थे, हस्बैंड वाइफ थे। तो वो लोग ने सीता माता को देख के और बात करना शुरू किया। तो वो बोल रहे थे कि अरे इनकी शादी तो अयोध्या के राजकुमार रामचंद्र जी से होने वाली है। वो तो इतना सुंदर है, इतने हैंडसम है, इतने प्यारे हैं, और वो तो भगवान के अवतार हैं, इतने सुंदर हैं। तो सहेलियों ने सीता माता को बताया कि आपके बारे में बातें करें तोता मैना। तो सीता माता ने क्या किया कि तोता मैना के पास गए और उनसे सब कुछ पूछा कि आप बताओ मेरा विवाह कहाँ होने वाला है। क्यूरियोसिटी था कि क्या क्या है। तो उन्होंने सब बता दिया कि सीता माता आप कैसे जन्म ली थी वो भी हमें पता है, कि आप धरती पे जब अकाल पड़ा था तो आपके पिताजी को, जनक जी को बोला गया था कि आप हल चलाइए तब बारिश होगी, इंद्र का शाप मिला है। तो हल चलाते हुए एक मटका में खून खून दिखा, तो उसमें आप थी, मटका से आप उत्पन्न हुई है, मतलब आपको रख दिया गया था, ऐसे आपकी उत्पत्ति हुई है। तो उनको ऐसा लगा कि अरे ये तो इतना सही सही बता रहे हैं और आगे का भविष्य भी बता रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया कि जो मैना थी ना, सीता जी ने उसको पकड़ लिया और उसको पिंजरे में डाल दिया। तो वो दोनों रोने लगे कि हमें अलग मत करिए, हमें अलग मत करिए। तो वो मैना जो थी ना, अपने हस्बैंड से तड़प तड़प के मर गई। इस दुख में वो तोता भी मर गया, लेकिन मरते टाइम उसने श्राप दिया कि जिस तरह से आपने हमको तड़पाया है, हमने तो आपका अच्छा किया लेकिन आपने तड़पाया है, आपको भी फल भोगना पड़ेगा। फिर वो तोता मैना, फिर सीता जी की शादी हो गई, सब कुछ हो गया। तो जब वो वनवास काट के आई सीता माता अयोध्या में, तो वही तोते ने फिर जन्म लिया। और वो तोता जो था वो धोबी बना, और उनकी वाइफ धोबिन बनी। और फिर उसने वो किया तो उसके वजह से सीता माता को भोगना पड़ा कि राजमहल त्याग के उनको वनवास जाना पड़ा। तो मतलब भगवान हो या कोई भी हो, जिसने बुरे कर्म किए उसको फल भोगना ही पड़ता है। ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं जो सच में हैं। हम सोचते ना ये क्यों हमारे साथ लाइफ में, ये क्यों हुआ, उसका कुछ ना कुछ कारण होता है। जी। तो ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी रहता है ना। अभी हम लोग सोचते हैं ना कि ये मुस्लिम लोग कितना हिंदुओं को मार रहे हैं, काट रहे हैं, तो ये क्या होगा, बांग्लादेश में इतना अत्याचार हो रहा है। ऐसा मत सोचिए कि कोई भी मुक्त है। वो लोग अल्लाह को भी मानते हैं, तो इस्लाम में थोड़ा ना ऐसा बोला गया है कि आप मजलूमों को मारो, फिर बलात्कार करो, रेप करो, ये सब थोड़ा ना कहा गया है। कोई भी साइंस, कोई भी धर्म में ऐसा नहीं कहा गया है। अगर वो कर रहे हैं धर्म के नाम पे, तो उनको भी भोगना है, सभी को भोगना है। इस जन्म में भोगेंगे, अगले जन्म में, लेकिन वो हिसाब तो बराबर होने वाला है सबका। चलिए, अभी मैं सेशन बंद कर दूं कि आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ नहीं बोलना चाहते हैं तो मैं सेशन बंद कर देता हूँ। आप लोग अच्छे कर्म करिए और ना पेशेंट की दुआएं लेने का कोशिश करिए। फीस लीजिए जहां जरूरत है वहां तो लेना ही पड़ेगा, लेकिन दुआएं लीजिए सबका। अच्छे कर्म करिए। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को। अब मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम लोग 9 बजे मिलेंगे। 9 बजे से 10 बजे तक हमारा क्लिनिकल संभाषा होगा, उसका लिंक ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, फिर मिलते हैं। थैंक यू सर।